अब मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अ, मार्च से जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 से 5 महीने मैंने स्टडीज़ की और मेरी रैंक जो थी पीजी 2024 में आई वो थी 2967। तो मेरे हिसाब से तो अच्छी रैंक है, बहुतों के हिसाब से अच्छी रैंक है, कुछ को नहीं लग रही होगी अच्छी, दैट्स इट। बट मेरे से मतलब जूनियर्स पूछते हैं कि बॉस आपने ऐसे क्या किया था 4 5 महीने में, कैसे कैसे पढ़ाई की थी जो मतलब इतनी रैंक आप ला पाए 4 5 महीने में पढ़ के। तो वो मैं यही सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रांजल राठी। मैंने अपनी एमबीबीएस एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ से की है। मेरा 2017 बैच था। तो उसके बाद जो है मैंने नीट पीजी 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 12,747 आई, जिसके बाद मैंने एमडी साइकेट्री ऑप्ट की केजीएमसी में। एमडी साइकेट्री क्यों ली, फिर क्यों छोड़ी, उसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है फैब लास्ट में, मार्च शुरुआत में मैंने जो है एमडी साइकेट्री ले सीट जो है छोड़ दी वहाँ से, और मैंने नीट पीजी 2024 के लिए दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो मेरी नीट पीजी 2023 में 12,747 रैंक जो आई थी इंटर्नशिप के साथ, तो मतलब इससे ये थोड़ा मुझे लगता था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। नीट पीजी एग्ज़ाम ऐसा है जिसके लिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ऑल्दो मार्च 2023 में 5 मार्च 2023 को मेरा एग्ज़ाम था, उसके बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता था कि अब हो गया है, साइकेट्री लेनी है तो वो मिल जाएगी, तो मैंने पढ़ाई फिर नहीं की थी। और फिर दोबारा आके मार्च 2024 में मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी थी। तो वो सारा रिवाइज़ करना भी अपने आप में एक चैलेंज था मेरे लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एक तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको, अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो मतलब, तो आपको टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। रॉबिन्स बहुत अच्छी बुक है मतलब, और जितनी टेक्स्ट बुक हो सके आप पढ़ लो, क्योंकि बाद में आप टेक्स्ट बुक कभी नहीं पढ़ने वाले हो। और अगर आप जैसे इंटर्नशिप में हो और आप फाइनल ईयर में हो तो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, मतलब किन सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो जो ठीक लगा, मेरी जर्नी में जो हेल्पफुल रहा, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। उससे आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगें वो आप अपनी जर्नी में डाल सकते हैं, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम मेरी ही जर्नी, मतलब जैसे जैसे जो जो मैंने पढ़ा, जितना पढ़ा उसी को आप रेप्लिकेट करें, क्योंकि सबका पढ़ाई का तरीका अलग अलग होता है, मतलब सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको जो जो अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। मैं अपना बताता हूँ मैंने जो किया था। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो नीट पीजी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से 6 सब्जेक्ट, मैंने अपने एक दो जूनियर्स को भी बताया अच्छे से कि 6 सब्जेक्ट जो है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जैसे इनमें 6 सब्जेक्ट में कौन कौन से मैं बताता हूँ। एक तो फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा पैथोलॉजी। तीसरा फार्माकोलॉजी, जो हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। चौथा पीएसएम। पांचवा सर्जरी। और सिक्स लास्ट जो है ओप्स गाइनी। मैं 6 सब्जेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए एक तो आपको रैपिड रिवीजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इन 6 सब्जेक्ट के लिए तो आप अपने फुल नोट्स पे जाइए। कोई रैपिड रिवीजन, कोई शॉर्टकट, कोई बीटीआर वीटीआर, खाली बीटीआर नहीं करना, मतलब इन 6 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। रीज़न, क्योंकि ये वो 6 सब्जेक्ट हैं जो आपके बाकी सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे। और ये वो 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप नीट पीजी 23 24 या 22 21 का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे तो 200 क्वेश्चन में से अराउंड 120 प्लस क्वेश्चन आपको इन 6 सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आपको मेडिसिन पूरी पढ़नी चाहिए, नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेडिसिन के सोल्व हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से पहली टिप तो आपके लिए यही रहेगी कि आप इन 6 सब्जेक्ट में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। मतलब सर फाइनल ईयर के मैंने जो ऑब्स गाइनी और सर्जरी दो ही सब्जेक्ट बताए, आप रियलाइज़ करोगे कि अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन इन्हीं दो सब्जेक्ट से आते हैं। 19 सब्जेक्ट हैं लेकिन इन दो सब्जेक्ट से हमारे 40 to 50 क्वेश्चन, मतलब 1/4 ऑफ द एग्ज़ाम का जो पार्ट है वो सिर्फ दो सब्जेक्ट से है। बाकी पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये अपने आप में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये सब्जेक्ट आपको मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑर्थो में, मतलब सब क्लिनिकल सब्जेक्ट में पैथो और फार्मा तो हेल्प करेगी, और फिजियोलॉजी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगी। मैं काफ़ी जोर दे रहा हूँ इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बार बार, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये 6 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से नहीं करे हैं,
इन 6 सब्जेक्ट में आप रैपिड वैपिड रिवीजन के चक्कर में अगर पढ़े हैं तो फिर आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे, आपकी रैंक शायद अच्छी ना आ पाए। तो एक तो ये 6 सब्जेक्ट वाली बात हो गई कि आपको ये 6 सब्जेक्ट करनी है। बाकी सब्जेक्ट के लिए मतलब ऐसे पूछते हैं मेरे से, मतलब जूनियर्स वगैरह कि बॉस रैपिड रिवीजन से क्या कर सकते हैं, बीटीआर से कितना कर लें, किससे क्या कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे एनाटॉमी पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बीकेएम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, जो ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो डेफिनेट सी बात है उसका बहुत सारा तो आप नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे लेकिन याद नहीं रख सकते हो। तो इन 6 सब्जेक्ट के अलावा जो मैंने आपको बताया, बाकी सब्जेक्ट में जो आपके ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप रैपिड रिवीजन के लिए चले जाइए, ब्लाइंडली चले जाइए, क्योंकि जितना रैपिड रिवीजन में आप बस उतना ही उनको याद कर लो, वही बहुत है। खासकर एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री जो मेरे लिए थे, आपके लिए कोई और सकते हैं। कुछ को से एनाटॉमी बहुत पसंद होती है तो उसके लिए मे भी एनाटॉमी पूरा करना उसका मर्जी है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है बाकी जो है सब्जेक्ट रैपिड रिवीजन से मेरे हिसाब से कर सकते हैं। 6 के अलावा बाकी 13 के 13 रैपिड से ना करें। जो जो सब्जेक्ट आपने अपने सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में जो आपने जिनके नोट्स बना लिए हैं, पूरे नोट्स बना लिए हैं, जो आपने एक दो बार अगर पढ़े हैं, तो उनको तो आप उन्हीं से पढ़ें, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप में हैं या फाइनली, हाँ इंटर्नशिप में है या ड्रॉपर हैं अगर आप, तो मेरे हिसाब से जो है आपको उन सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन पे ही जाना चाहिए जो सब्जेक्ट आपने पहले कभी नहीं किए हैं, जिनके नोट्स नहीं बनाए हैं। माइनर सब्जेक्ट को अगर मैं लूँ, एनेस्थीसिया हुआ, रेडियोलॉजी हुआ और हमारा डर्मेटोलॉजी हुआ, ये जो माइनर सब्जेक्ट हैं, अब इनके लिए अगर आप एट दिस पॉइंट इंटर्नशिप में या फिर ड्रॉप पर जब आप हो, तब आप पूरे नोट्स की तरफ जा रहे हो, ये एकदम बेकार डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो इनके लिए तो आपको ब्लाइंडली रैपिड रिवीजन पे चले जाना चाहिए। तो अब तक जो मैंने बताया, मैं उसको समराइज़ अगर इतने पार्ट को करूँ, तो एक तो आपको 6 सब्जेक्ट पे अपना होल्ड एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, 6 सब्जेक्ट मैंने बताया। दूसरा, जो जो सब्जेक्ट इनके अलावा आपने अपने एकेडमिक ईयर्स में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जिनके नोट्स बना लिए हैं, उसको आपको पूरा ही पढ़ना है। उस पे ऐसे सोर्स चेंज नहीं करना है कि अब अच्छा वो वाली टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, उससे कर लेता हूँ, मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो पूरे नोट्स आपने एक बार वो पढ़ लिए हैं, तो उस पर स्टिक रहो, उससे नहीं हटना है, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट के लिए रैपिड रिवीजन पे जाओ, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक तो उनको उनके पूरे नोट्स मुझे नहीं लगता हम में से ज़्यादातर लोग जो है फाइनल ईयर वगैरह में बनाते हैं, नहीं। तो अगर आप इंटर्नशिप में या ड्रॉपर होके उनके पूरे नोट्स की तरफ जाते हो तो ये बिल्कुल बुरा आइडिया है। उनके लिए ब्लाइंडली आप रैपिड रिवीजन में चले जाओ। ऐसा नहीं है कि रैपिड रिवीजन से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि पूरे नोट से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन तो मोस्टली रैपिड रिवीजन से ही आ जाते हैं वैसे तो, पूरे नोट से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कभी कभी ये होता है कि पूरे नोट से आप जो अंडरस्टैंडिंग ले पाते हो वो रैपिड रिवीजन से नहीं ले पाते हो। लेकिन जैसे माइनर सब्जेक्ट हुए, उनमें क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लिमिटेड आते हैं, तो मोस्टली वो फैक्ट बेस्ड रहते हैं, जो कि आपके रैपिड रिवीजन से हो जाते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर रैपिड रिवीजन को सब प्रमोट वगैरह नहीं करने वाला हूँ, या एक रिवीजन बताऊँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रेप लैडर, मैरो, बीटीआर वगैरह, जो आपको लगे वो कर सकते हो। मैंने जो जो किया है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हो। और एक बताने से पहले मैं एक ज़रूर आपको बात बताना चाहूँगा, इस पर आपको ज़रूर 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 ध्यान देना है। वो ये है कि एक टीचर मुझे अच्छा लग सकता है, मुझे उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा लग सकता है, मुझे उससे ज़्यादा समझ में आ सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उसी पे जाना है। नहीं, आप देखो कि आपको किस टीचर का सबसे अच्छा लग रहा है। सबकी फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप दो तीन, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, उसकी दो तीन टीचर्स की वीडियोस देखो, आपको जो पर्सनली अच्छा लगे उससे पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि उसने उससे पढ़ा था तो रैंक आ गई, उससे पढ़ लेता हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। आपको जिस टीचर से समझ में आता है आप उस टीचर से पढ़ो। मैंने जिन जिन से जो जो पढ़ा है, मैं एक बार ब्रीफली जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। एनाटॉमी मैंने अश्वनी सर से पढ़ी थी, रैपिड रिवीजन पढ़ा था। फिजियोलॉजी मैंने मैरो से, कृष्णा कुमार सर से पढ़ा था, पूरा पढ़ा था, क्योंकि मैंने बताया ना फिजियोलॉजी में कोई रिस्क नहीं लेना है, पूरा करना है वो तो। बायोकेमिस्ट्री स्मिली पृथ्वी मैम जो है रेपलेटर पे थी, अब सेरिबेलम में है, उनका रैपिड रिवीजन वाला पार्ट मैंने पढ़ा था। पैथो के लिए जो है मैंने देवेश मिश्रा सर के नोट्स पढ़े थे, और प्रीति शर्मा मैम के रैपिड वाले भी साथ में पढ़े थे, क्योंकि मुझे लगता था पैथोलॉजी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मैंने दोनों पढ़े थे। देवेश मिश्रा सर के भी नोट्स पढ़े थे, प्रीति शर्मा मैम के रैपिड रिवीजन के पढ़े थे। इससे आप ये समझो कि पैथोलॉजी पे आपका अच्छा होल्ड होना होना चाहिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे टीचर, आप उससे पढ़ सकते हो।
पैथो हो गए। फार्माकोलॉजी के लिए जीआरजी सर, वन एंड ओनली जीआरजी सर, उसके अलावा मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था फार्मा में तो ऐसे। ठीक है, फार्मा के लिए आप जीआरजी सर से पढ़ सकते हैं पूरे नोट्स, उसमें कोई रैपिड वैपिड का चक्कर नहीं है। माइक्रो के लिए प्रीति शर्मा मैम, रैपिड रिवीजन से मैंने पढ़ा। फोरेंसिक के लिए जो प्रेपरेटर के सर है उनका रैपिड रिवीजन वाला पार्ट वो देखा था मैंने। थर्ड ईयर में आते हैं, ऑफ्था में जो है राजा रत्ना मैम थी, मैरो में जो पहले थी, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में किया था तब राजा रत्ना मैम थी उसमें, अब तो फिर चेंज हो गए थे सर, उत्सव सर आ गए थे मैरो में। तो मैंने राजा रत्ना मैम के मेरे नोट्स थे, और क्योंकि मैंने वो थर्ड ईयर में अपने पढ़े हुए थे तो अभी भी मैं आके मैंने उन्हीं नोट्स को पढ़ा, क्योंकि वो मेरे 2-3 बार पढ़े हुए थे तो उससे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था, तो मैंने वही पढ़े। ईएनटी के लिए मनीषा मैम, नो डाउट उनके भी पूरे नोट्स ही पढ़े थे मैंने, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी थर्ड ईयर में अपने बनाए हुए थे, वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे तो मैंने उसको ही पढ़ा था। उसके अलावा पीएसएम में विवेक जैन सर, मैंने बताया पीएसएम में जो है आपको पूरा पढ़ना है, कोई रैपिड रिवीजन कुछ नहीं, इस पर नहीं रिलाई करना है, क्योंकि पीएसएम के क्वेश्चन ऐसे, पीएसएम अपने आप इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें कुछ भी वो पूछ लेते हैं कहीं से भी, मतलब कुछ पूछ लेते हैं, तो उसमें आप रैपिड रिवीजन से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी 10-15 आ जाते हैं पीएसएम से, तो मतलब उसमें तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मैंने विवेक जैन सर से पढ़ा था पीएसएम। बात है फाइनल ईयर सब्जेक्ट में। फाइनल ईयर सब्जेक्ट में सबसे पहले मेडिसिन मैंने दीपक मारवा सर से पढ़ी थी, क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में नोट्स पढ़े हुए थे, तो मैंने कुछ तो वही नोट्स पढ़े थे, और इवन जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी वो मैंने मारवा सर की रैपिड रिवीजन से देख ली थी। सर्जरी के लिए रोहन खंडेलवाल सर, क्योंकि मैंने बताया सर्जरी ऐसा सब्जेक्ट है पूरा करना है तो पूरे नोट्स, उसमें कोई रैपिड रिवीजन का मेरे लिए स्कोप नहीं था। ओब्स गायनी साक्षी अरोरा मैम, मैंने जो है अपने फाइनल ईयर में साक्षी अरोरा मैम की वीडियोज़ वगैरह देखी थी, तभी मेरे नोट्स बना लिए थे, तो पूरे नोट्स, उसमें भी कोई रैपिड रिवीजन वगैरह नहीं, पूरे नोट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में मीनाक्षी मैम से मैंने फाइनल ईयर में पढ़ा था अपने, तभी नोट्स थे तो मैंने वही पढ़े। पीडियाट्रिक्स में मेरे पास क्योंकि पूरे ही नोट्स मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि मुझे लगता था ये पीडिया के नोट्स जो हैं ये मेरे मेडिसिन को भी कवर करेंगे, क्योंकि मेडिसिन मुझे इतना वास्ट लगता था कि खाली मतलब मारो सर ने तो बहुत पढ़ा रखा है, लेकिन मुझे लगता था कि इधर उधर से जैसे पैथो से मेडिसिन के क्वेश्चन सोल्व आ रहे हैं ऐसे पीडिया से हो जाएंगे, तो मैंने पीडिया के पूरे नोट्स ही पढ़े थे, और मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था सब कुछ, तो पीडियाट्रिक्स में मीनाक्षी मैम के मैंने पढ़े थे। तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट हो गए फाइनल ईयर के। उसके बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अब्बास अली सर से जो है मैंने पढ़ा था, उनके नोट्स भी मैंने फाइनल ईयर में ही बना लिए थे, तो वो तभी पढ़ा था। उसके बाद आते हैं ये 4 माइनर सब्जेक्ट जो हमारे फाइनल ईयर के होते हैं। डर्मेटोलॉजी रैपिड रिवीजन से किया था, भैरो के रैपिड रिवीजन से। रेडियोलॉजी जैनब मैम, नो डाउट जैनब मैम के रैपिड रिवीजन से किया था, और इवन रैपिड रिवीजन नहीं, उनका जो अनअकैडमी पे 4 घंटे का कोर्स है, 4 घंटे अनअकैडमी 2 घंटे यूट्यूब, ऐसे उनका 6 घंटे का वो लेक्चर है, मैंने उससे किया था। और रेडियोलॉजी के लिए पर्सनली जैनब मैम बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट ही रहा। और उसके अलावा और कौन सब्जेक्ट, एनेस्थीसिया जो है स्वाति मैम का रैपिड रिवीजन वो मैंने देखा था। और एक सब्जेक्ट और बचा अरे साइकेट्री, यही तो मैंने लिया था, यही याद नहीं आ रहा। साइकेट्री मैंने प्रवीण त्रिपाठी सर से पढ़ा था। प्रवीण त्रिपाठी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था पढ़ने में साइकेट्री, तो मैंने साइकेट्री उससे पढ़ा था। पूरे नोट्स भी पढ़े थे, क्योंकि मुझे साइकेट्री में इंटरेस्ट था, और थोड़ा रैपिड रिवीजन से पढ़ा था, इवन मतलब वो कंबाइन सा ही था मेरा साइकेट्री का, तो साइकेट्री मैंने उससे पढ़ा था। उसके अलावा इन सब के अलावा मैंने जो है बीटीआर डेफिनेटली मैंने किया था। मुझे जैनब मैम की टीचिंग मेरे इंटर्नशिप के डेज से ही अच्छी लगती थी, तब उनका ऐसे जब मैं इंटर्नशिप में था ऐसे बीटीआर तब आया था, उससे पहले नहीं था, तो मैंने तो अनअकैडमी से पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा बीटीआर पढ़ना शुरू करा था। 23 में जब जो मेरी रैंक आई थी 12,700, तब मुझे लगता था कि मुझे बीटीआर पूरा कर लेना चाहिए था, बीटीआर के जो अनअकैडमी में हमने पढ़ाए हैं, बट पूरा नहीं पढ़ पाया था। तो अब जब मैंने आया एमटी साइकेट्री की सीट छोड़ के वहाँ से, तो अब मेरे पास जो 4-5 महीने थे, मेरा एक तो चीज़ डिसाइडेड था कि मुझे एटलीस्ट बीटीआर तो करना ही करना है इसके अलावा, क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। फैक्ट जो रहते हैं वो काफ़ी कंसाइज हो जाते हैं, तो उनको बार बार आप पढ़ोगे तो आप फैक्ट को नहीं भूलोगे। तो मैंने जो है आने के बाद बीटीआर भी किया था, 10-15 दिन में मैंने पूरा बीटीआर अच्छे से कर लिया था। सारी वीडियोस देख ली थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थी भी नहीं वो। तो बीटीआर बोनस बीटीआर वगैरह मैंने नहीं किया है, खाली बीटीआर, तो बीटीआर मेरा ऐड ऑन था इसके अलावा। तो ये सब जो है मेरे सोर्सेज थे। इसके अलावा निकिता ननवानी मैम की जो वो होते हैं कि निमोनिक्स वाली चीज़ें होती हैं, वो भी मैंने बीच बीच में मैं देखता रहता था, ऐड ऑन करता रहता था। बस इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है, कोई और पढ़ाई नहीं है। इसके अलावा जो आपको करना है वो मिनिमम 8 से 10 घंटे तो रोज़ पढ़ना है। अगर आप 4-5 महीने में जो मैं पढ़ाऊँ, मैं 10-11-12 घंटे भी पढ़ाऊँ, तो इतना तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप 4-5 महीने आपके पास टाइम है, आपके पास 6-8 महीने हैं, तो आप
शुरू में 6-7 घंटे पढ़िए, फिर 8-10 घंटे तक लेके आइए एट द एंड, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी होता है। वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतनी वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि रिवीजन क्या चीज़ है, मतलब रिवीजन कितना ज़रूरी है। मेरे भी मुँह से सुनना है तो सुन लो कि रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं है। रिवीजन तो आपको करना ही करना है, और एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 रिवीजन तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक रिवीजन करके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव हो रहा है अभी, आपको सबको पता ही है। मेरी जो रैंक आई है 2967, मैं आपको बता दूं मेरे 161 करेक्ट्स हैं। 200 में से 161 करेक्ट करने के बाद 2967 रैंक आई है। तो अगर आप इससे अच्छी रैंक या इसके आसपास की रैंक चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 160 करेक्ट तो नीट पीजी में मानने पड़ेंगे। और इस बार तो एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं आया था, अच्छा खासे लेवल का एग्ज़ाम आया था। मैं खुद जिससे कंपेयर अगर करूँ, 23 का भी एग्ज़ाम मैंने दिया है, 24 का भी दिया है। तो 24 का एग्ज़ाम जो था वो सच में टफ था, नो डाउट। लेकिन जो उसकी मेरिट थी वो ऊपर गई है, वो सबको दिख ही रही है। तो एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट आज 8-10 घंटे पढ़ना, आपको मैनेज करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप साथ में जॉब कर रहे हैं, आप जैसे मेरे कुछ जूनियर्स हैं 18 बैच के हैं, वो बॉन्ड सर्व कर रहे हैं यूपी में, जो बॉन्ड होता है, तो उसके साथ साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल है, मुझे लग पता है आपके लिए। बट आपको 6 घंटे तो मिनिमम जॉब से हटा के पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडीज़ के लिए निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उससे कम में तो काम नहीं चलेगा। और अगर आपके पास और कम टाइम है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हो, तो मेरा तो यही रहेगा आपके लिए एडवाइस कि एक तो वो 6 सब्जेक्ट जो मैंने बताया, मैं एक बार और बताया था, वो 6 सब्जेक्ट नहीं भूलना है। फिजियोलॉजी, पैथो, फार्मा, पीएसएम, और जो है सर्जरी और ऑब्सकाइनी, ये 6 सब्जेक्ट तो आपको मेन नोट से करने ही हैं। बाकी सब रैपिड से कर लो, चाहे 13 सब्जेक्ट रैपिड से, 6 मेन सोर्स से कर लो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपकी अच्छी रैंक आने की काफ़ी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। आपको इसको जो है बीटीआर ही करना है, एड ऑन, तो आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आपको जैनब मैम की टीचिंग पसंद है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा मुझसे हाँ पूछते हैं जैसे कि एमसीयू क्या करें बॉस, और जो है पीवाईक्यूज़ वगैरह के से रिलेटेड वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो ये मिथ है कि पीवाईक्यू कर लो बहुत रिपीट होता है, ये नहीं है। 23 के टाइम पे ये हुआ था, लेकिन 24 के टाइम नहीं है, 22 में इतना नहीं है। बट पीवाईक्यू आपको फिर भी करने चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पीवाईक्यू आप कैसे कम टाइम में ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके पास नैरो या प्रेपलेटर या कोई भी जो आपके पास सोर्स है, उसमें आप पास्ट एग्ज़ाम में जाओ, ठीक है। जो पास्ट एग्ज़ाम मतलब जैसे जीटीज़ की तरह जो होते हैं, और जैसे आपको 22 के पीवाईक्यू करने हैं, तो आप ऐसा करो कि 22 का जो रिकॉल बेस्ड जो एग्ज़ाम है, पूरा एग्ज़ाम पेपर है, उसको कर दो एक बार पूरा। आराम से 3-3.5 घंटे बैठो, 22 का एग्ज़ाम करो जैसे आप जीटी दे रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपके 200 जो एमसीक्यू हैं एक साल के सब सब्जेक्ट के, वो हो जाएंगे, ठीक है। आपको एग्ज़ाम की थोड़ी फीलिंग भी आएगी कि हाँ एग्ज़ाम ऐसा होता है, थोड़ा स्कोर भी आएगा कि अच्छा ऐसे एग्ज़ाम में मेरे इतने मार्क्स आते हैं। तो आपके एक साल के पीवाईक्यू एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे अच्छे से, फिर उसको अच्छे से रिव्यू कर लो। तो आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है, रेदर देन कि आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के देखो। अच्छा एनाटॉमी के इस साल के पीवाईक्यू कर लेता हूँ, इस साल के, उससे अच्छा तो यही है। बाकी अगर आपको वो अच्छा लगता है तो दैट्स अप टू यू। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो देखो पर्सनली मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं किया है। मैंने रेयरली जो मैरो का मुश्किल से 2-4% क्वेश्चन बैंक करा होगा। 800 700 800 मॉड्यूल है शायद उसमें, मैंने मुश्किल से 15-20 मॉड्यूल कर होंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करना पसंद नहीं है। बस मुझे जीटीज़ देना पसंद है। मैरो में जितने जीटी आते थे मैंने सब जीटी दिए हैं, और मैं कहूँगा कि आपको भी जीटी देने चाहिए। क्योंकि जीटी देने से सिर्फ यही नहीं है कि उसको एसेस करना है या फिर आपको पता चलेगा मेरा स्कोर इतना है, मेरी इतनी पढ़ाई हो गई है, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, नहीं। जीटी देना एक अपने आप में एक आर्ट है। आपको ये पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम होता कैसा है, एग्ज़ाम में बैठ के कैसा लगता है, आपका ब्रेन 3.5 घंटे चल कैसा रहा है, वो भी आपको जीटी बताता है। प्रैक्टिस होती है। मैं कहूँगा इंटर्नशिप में अगर आपको यहाँ ड्रॉपर भी हो तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 8-10 जीटी तो ओवरऑल देने ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम 8 मेरे हिसाब से। आपको जो लगता है बाकी हो। तो जीटीज़ के बारे में ये है। क्वेश्चन बैंक आपकी पर्सनल चॉइस है, और अगर मेरी राय जाननी है क्वेश्चन बैंक को लेके तो यही है, अगर आप फाइनल ईयर तक हो तो क्वेश्चन बैंक लगा लगा के अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप में हो या आप ड्रॉपर हो तो क्वेश्चन बैंक मुझे नहीं लगता इतने हेल्पफुल है। उससे अच्छा आप सारे पीवाईक्यू कर लो। एक पीवाईक्यू करें कब तक, कितने साल के, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से। देखो अगर आपका मेन टारगेट नीट पीजी है तो आपको नीट पीजी के 4 से 5 साल के पीवाईक्यू करने चाहिए। मैंने 18 19 19 से करे थे, 23 24 तक के, तो 5 साल के, हाँ 5 साल के मैंने करे थे।
और आई के भी लास्ट 1 या 2 साल के कर लो। 1 साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर 2 साल के भी करोगे तो 4 एग्ज़ाम हो जाएंगे, 10 पेपर हो गए आपके लिए। इससे ज़्यादा पीवाईक्यू के चक्कर में ना पढ़ो तो अच्छा है। मतलब कर लो वो वेल एंड गुड, बट ये नहीं कि करना ही करना है, करना ही करना है, पीवाईक्यू पीवाईक्यू इतना पागल मत हो पीवाईक्यू के पीछे। इतना पीवाईक्यू करना बहुत है। एफएमजी के करना चाहते हो 1 साल के, वो कर लो, 2 पेपर होते हैं, वो रहते भी बहुत ईजी हैं, मतलब मुझे तो लगता है। ऑल्दो नहीं होते हो ठीक है, मतलब उनको नहीं लगता, लेकिन वो ईजी होता है। नीट पीजी से तो ईजी होता है, तो आप उनको कर के सकते हो। उनको भी ऐसे एग्ज़ाम की तरह कर सकते हो। मैंने जो 2 करे थे वो ऐसे एग्ज़ाम की तरह करते हैं, 150-150 क्वेश्चन के होते हैं उसमें, वो कर सकते हो। अगर आपका टारगेट INICT है, देखो INICT में मेरी कभी अच्छी रैंक बहुत अच्छी आई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं इतने अच्छे से बता पाऊँगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आपका टारगेट INICT है, तो जो मुझे लगता है कि उनके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आपके INI आपका टारगेट है, तो आपको 5-6 साल के INI के पेपर ज़रूर लगा लेने चाहिए। 5-6 साल के INI के पेपर का लगाने का मतलब है आपको 10-12 पेपर कम से कम INICT के लगाने पड़ेंगे। और INI के पेपर थोड़े रिलेटिवली तो हार्ड होते ही हैं, मेरिट भी बताती है, उसमें कम क्वेश्चन ठीक करने पे आपकी ज़्यादा रैंक आ जाती है, इससे भी पता चलता है। तो अगर आपका टारगेट INICT है, तो आप मेरे हिसाब से 5-10 साल, देखो सॉरी 10-12 पेपर 5-6 साल के ज़रूर ज़रूर करें, क्योंकि हर साल 2 होते हैं इस हिसाब से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब अगर आप इतना कर लोगे PYQ में ही जो है, तो मुझे नहीं लगता फिर क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। आपने 6 अगर नीट PG के कर लिए, 5-6, 3-4 INICT के कर लिए, तो 200-200 क्वेश्चन आपने 10-12-12-14 पेपर अगर कर लिए, मतलब आपने 2-2,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप GT भी तो दोगे ना, उसमें भी हर GT में आपको 200 क्वेश्चन करने ही है, वो अच्छा है। मैरो में जितने GT आते हैं ना, 1 2 3 4 5, उसको दो, सबको दो। नो मैटर आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, आपके इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 100-110 ठीक हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। GT के मार्क्स एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। जो होते हैं वो टॉपर्स के होते हैं मेनली, बाकी रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। मेरी पर्सनल तो यही है मानना, मतलब नहीं होता है वो रिफ्लेक्ट। अगर आपको फिर भी लगता है तो मान लो आप, लेकिन नहीं होता है तो आप जो है GT ज़रूर दो, मेरी तो यही राय है। अब फिर कहते हैं GT में क्या देखें, परसेंटाइल देखें, नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन देखें, मार्क्स देखें, रैंक देखें, क्या देखें? देखो, मेरे हिसाब से जो आपको देखना चाहिए वो है परसेंटाइल। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ GTs जो होते हैं मैरो के स्पेशली, वो ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाते हो। कुछ हार्ड होते हैं जिसमें आप कम स्कोर पर कर पाते हो, लेकिन उसमें बाकी लोग भी उसी हिसाब से स्कोर करते हैं, तो आपको परसेंटाइल देख के चलना है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप 80-90 परसेंटाइल के आसपास हैं, 90 से अबाव हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, इसको आप थोड़ा मान सकते हो। बट ये श्योरिटी नहीं है कि आपकी 90+ परसेंटाइल है और आपकी वहाँ अंडर 5000 या अंडर 2000 रैंक आ जाएगी नीट PG में। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लिख लो मेरे से, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप GTs दो, सारे GTs दो, मैंने सारे GTs दिए हैं। मैरोस के मैं थोड़ा बायस्ड हूँ GTs के लिए, क्योंकि GT मुझे मैरो के GT अच्छे लगते थे। मैंने प्रेप लेटर के भी दिए 1-2, सेरिबेलम का भी 1-2 दिया था, जन्म मैम वाले। लेकिन मैरो के GT अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो उसमें कंपटीशन अच्छा खासा होता है, बहुत लोग दे रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वो बेटर है। तो अगर आप मैरो के GT देंगे तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता प्रिपरेशन से रिलेटेड और कोई चीज़ रह गई है। 26 मिनट की वीडियो बन गई है ये। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो सक्सेस आपको मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। और रही बात प्रिपरेशन की, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जितनी आपको अच्छी लगें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इनमें से इन सब को कर सको, आपके लिए अच्छा है। अगर आपको कुछ चीज़ से मतलब मुझसे डिसएग्री है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप, अगर आपको पता है कि ऐसा नहीं ऐसा अच्छा होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं बताऊं कि मैंने ये किया था, सबको ये करना चाहिए, ये अच्छा, ये अच्छा, ऐसा नहीं है। ये बस ये है कि मैंने ये किया था, मेरे लिए ये वर्क किया है। आपके लिए जो वर्क करे आप कर लो, इसमें से आपको कुछ अच्छा लगे तो वो आप ले लो। और एक रिवीजन के बारे में हम एक और बात बताना चाहूँगा। रिवीजन इम्पोर्टेंट है, और आपको रिवीजन जो है इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि लास्ट के 10 दिन में, 10 से 12 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस जो है आपके 19 सब्जेक्ट प्लस BTR जो भी है वो रिवाइज कर सको एक बार। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितना ही अच्छे से पढ़ लो, जो आपने 15-18 दिन पहले पढ़ा है ना, वो एग्ज़ाम के दिन उस तरह याद रहेगा, बहुत कम चांसेस हैं। 8-10 दिन पहले पढ़ा है वो याद रहेगा, इसके बहुत चांसेस हैं।
तो मैं कहूँगा कि 10-12 दिन पहले आपको रिवीजन ज़रूर कर लेना है, मतलब एक लास्ट फाइनल रिवीजन एग्ज़ाम से पहले। और बाकी ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, थैंक यू। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं पक्का उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगेगा कि ये है इसका आंसर, मतलब ये अच्छा हो सकता है, मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।